आवाज आ रही है बेटा? एक कह रहा लो वॉइस आवाज आ रही है। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चेक करिए आवाज आ रही है। चेक करिए। आप नहीं दिख रहे। अच्छा, अब दिख रहा हूं मैं। अब मैं दिख रहा हूं। अब मैं दिख रहा हूं, जल्दी बताओ बेटा। यस सर, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करें। चलिए जल्दी बताइए बेटा। स्टार्ट करें। अच्छा, आप में से जो भी बच्चे 1.2 में है बेटा, उनको 2.2 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग कुछ मतलब मैं एमडी सर मिलके कुछ मेंटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हो क्या रहा था कि हम लोग सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स के थ्रू जाए तो उनकी मदद से हम लोग खुद आपके साथ जुड़े। इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट लाना आसान हो जाएगा। तो जो भी मंथन 1.2 में है, हम एक प्रॉपर प्लान देके 7-8 तारीख से इसको स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से जा रहे हैं। और मंथन 1.0 2.0 दोनों में स्टार्ट करेंगे और एक प्रॉपर तरीके से आपको हेल्प करेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि क्या है, सिर्फ बैच लेने से नहीं होगा। बहुत सारी जगह बेटा बच्चे सिर्फ लेक्चर देखते हैं, तो हमें फील होता है कि आपको और भी सपोर्ट की जरूरत है, तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस। यस। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बेटा। अच्छा, हम लोग क्या सोच रहे हैं बेटा, जो क्लास टीचर वाला ऑप्शन है ना, उसमें आप लोग नॉन एकेडमिक डाउट पूछ रहे हो कि यार ऐप क्यों नहीं चल रहा है, ये सब ना पूछो। उसके लिए हम कुछ चीजें देख रहे हैं। ठीक है। यस। चलें स्टार्ट करें। चलें स्टार्ट करें, जल्दी बता दो चैट में। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कोई डाउट लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपका, कि आपको क्या क्या चाहिए उस पर बाद में बात करेंगे। पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका सेल चैप्टर का बैकलॉग है, आप चाहें तो मंथन 2.0 से भी देख सकते हैं यदि आपको कुछ बेसिक आते हैं। नहीं तो आप क्या करो बेटा, उसी में मंथन 1.0 में से जो रिकॉर्डिंग है उसको देखकर कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको। मंथन 2.0 में जो चैप्टर्स हैं बेटा, उनको थोड़ा सा कंप्रेस करके पढ़ाया जाए। ऐसे 10 लेक्चर 11 लेक्चर सेल वाले चैप्टर पे नहीं लगेंगे, 4 या 5 लेक्चर में कराया जाएगा। यस। और आपका सिलेबस भी बेटा थोड़ा सा कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट बेटा आपको मतलब क्या हो, कम समय में खत्म कर सके। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, कम समय में खत्म करना, क्योंकि इससे बेटा आपके सिलेक्शन पे इंपैक्ट आएगा नहीं तो। यस। आफ्टर क्लास डाउट के लिए बेटा कुछ कर रहे हैं। यस। 3-4 दिन दो, कुछ ना कुछ कर रहे हैं बेटा उसके लिए भी। हमने आपकी बात सुनी, उसमें बताया। तो हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम है सेल साइकिल सेल डिवीजन। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए और सबसे पहले टॉपिक लिखिए कि आपको किस किस टॉपिक पे मुझे पढ़ाना है। सबसे पहला टॉपिक जो है बेटा, हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पे। क्या बात करेंगे यहां पर, हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पे। फिर एक टॉपिक है माइटोसिस, फिर एक टॉपिक है मियोसिस, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 2024 और 2023 में आए हैं। क्वेश्चंस बड़े हैं इस चैप्टर के, इंक्रीज हुए हैं। और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है बेटा वो इजी टू मीडियम आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आ रहा है, मियोसिस वाले चैप्टर से पूछ रहा है। तो फटाफट से अपनी कॉपी में टॉपिक के नाम नोट करेंगे। चलिए बेटा जल्दी करिए, टॉपिक के नाम नोट करिए बेटा फटाफट से, जल्दी 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 फास्ट। प्रिंस मैंने बात सुन ली है बेटा, चैप्टर वाइज अरेंज करा रहे हैं।
यस। तो टॉपिक के नाम सबने लिख लिए, आराम से नहीं लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है, नोट साथ ही बनाएंगे। अच्छा, सब बच्चों ने डोपा प्राइम मैंने जो दिया था वो सॉल्व कर लिया है, सेल वाले चैप्टर का, उसका सॉल्यूशन फोटो खींच के मैं भेज रहा हूं। कुछ आंसर की में एरर है, उसको चेंजेस करके आज भेज देंगे आपको इवनिंग तक। क्लियर है? डोपा प्राइम सब बनाएंगे। ये क्या है डोपा प्राइम? मैंने क्या किया है, डोपा और म्यूटेंट क्वेश्चन मिक्स करके बना दिया है डोपा प्राइम। यस, हाँ। मंथन 2.0 बेटा 8 तारीख को सोच रहे थे, पर हम 8 को नहीं कर रहे। रीजन ये है कि यार क्या होगा, उस दिन रिजल्ट आएगा, डिस्टर्ब रहेगा बच्चा, कुछ सुप्रीम कोर्ट कुछ बताएगा ये वो, तो उसके 1-2 दिन बाद लगभग हो सकता है 10 से 12 के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं। म्यूटेंट क्वेश्चंस क्या है? म्यूटेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा? जैसे पीवाईक्यू है, हम लोग आपको कितने साल के पीवाईक्यू कहते थे करने के लिए, मुझे बताओ। पीवाईक्यू कहते थे सर 2013 से लेके 2000 आप कितने तक का बना लो, 24 तक का बना लो। मैंने ये देखा कि पिछले साल और पीछे चले जाते, 2004, 3, 5, 6, उसमें भी तो पीवाईक्यू आए थे। मैंने उन पीवाईक्यू को जो एनसीईआरटी के बाहर थे उनको बदल दिया, और उनमें कुछ एनसीईआरटी बेस्ड थे उनको रख लिया। ऐसे करके हमने पीवाईक्यू को म्यूटेंट पीवाईक्यू कर दिया। मतलब टॉपिक वही है, फ्लेवर नया है, ताकि रिसेंट के साथ आपको मैच करे। यस, कुछ क्वेश्चंस में एरर है आस्था, मुझे पता है बेटा। 30 ईयर ओल्ड की पीवाईक्यू बुक लोगे तो क्या उसमें म्यूटेंट पीवाईक्यू मिल रहे हैं? तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसमें वो पीवाईक्यू भी होंगे जो तुम्हें नहीं करने हैं, तो क्यों परेशान हो? एक बार चैट में यस और ओके लिख दो, लेक्चर को स्टार्ट करें फटाफट से, चैप्टर को स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट हो गया, टॉपिक लिख लिया। आज का टॉपिक क्या है भाई? आज का गोल है बेसिक्स ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? सेल साइकिल के फेजेस पढ़ेंगे, उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करेंगे। ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लेंगे आपका, पहला टॉपिक लेंगे, बेसिक्स पे बात करेंगे। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताना कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। सबसे पहला सवाल, क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बेटा आपको नोट्स बनाने या नहीं बनाने आप डिसाइड कर लेना। मेरे हिसाब से जिन्होंने लिखा हुआ है ना बनाओ, उसी में ऐड कर लेना। अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहला सवाल यह है, क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता? आप कहोगे नहीं सर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है हमारे पास? प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ हमारे पास डीएनए होता है, जो कहां प्रेजेंट होता है? जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं क्या यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है? हाँ सर न्यूक्लियस होता है। तो क्या न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखता है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। आप मुझे चैट में ये बताओ, क्या न्यूक्लियस में हमें क्रोमोसोम दिखता है क्या यूकैरियोट में? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे बेटा, जल्दी बता दो। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखता है? बताओ जल्दी से। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखता है? नहीं दिखेगा, क्योंकि क्रोमोसोम नहीं दिखता, क्रोमैटिन दिखता है। यस, क्या दिखता है? क्रोमैटिन दिखता है। यस यस, तो क्या दिखता है बेटा? क्रोमैटिन दिखता है। समझ आ रहा है? ठीक है ठीक है, तो क्रोमैटिन दिखता है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए जो मैंने पिछले चैप्टर से लिए थे। हमें क्या पता है मुझे बताना। सबसे पहले हमें यह पता है कि प्रोकैरियोट का जो डीएनए है, ध्यान दे बेटा, सबसे पहली चीज हमें यह पता है, आपको लिखना भी होगा इसे, कि प्रोकैरियोट का डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड होता है। नेकेड मतलब विदाउट मेम्ब्रेन होता है। क्या आपको यह लिखी हुई बात पता है कि नहीं पता? बताओ बेटा। पता है? हाँ सर पता है। दूसरी बात क्या है बेटा, यूकैरियोट का डीएनए न्यूक्लियस में होता है। अगर वो इंटरफेज का है तो क्या दिखेगा? सर क्रोमैटिन दिखेगा। अगर वो एम फेज में है तो मुझे क्रोमोसोम दिखेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये प्रोकैरियोट का डीएनए है, जिसे आप न्यूक्लियोइड कहते हो। यस, यूकैरियोट में डीएनए जो दिखेगा ऐसे कंडेंस फॉर्म में दिखता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यूकैरियोट्स में मेरे पास बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए दिखता है उसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। ये बात में कोई डाउट? लेकिन मेरे पास न्यूक्लियस नहीं होता, जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस नहीं होता, मेरे पास क्रोमोसोम दिखते हैं। तो मुझे क्या दिखता है कि जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड करता है तो मेरे पास क्या विजिबल होते हैं? क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। यहां तक मुझे लग रहा आपने लास्ट चैप्टर से सीखा।
तो लास्ट चैप्टर से आपने ये सीखा है कि किसी भी कोशिका, किसी भी सेल में हमारे पास क्रोमोसोम दिख सकते हैं यदि वो डिवाइड कर रहा है और वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वाले में कभी भी क्रोमोसोम विजिबल नहीं होगा। क्लियर है? क्रोमोसोम विजिबल नहीं होगा। यूकैरियोट में अगर वो न्यूक्लियस इंटरफेस का मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, क्रोमैटिन दिखेंगे। यस और नो? और क्रोमोसोम कब दिखेंगे? जब सेल डिवाइड करेगा। तो क्या न्यूक्लियस विजिबल होगा? नहीं, न्यूक्लियस विजिबल नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट है? पहली स्लाइड में मुझे बता दो। पहली स्लाइड में कोई डाउट? पहली स्लाइड में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? डॉक्टर मोनिका वॉइस मिसमैच कर रही है, थोड़ा सा मैनेज कर इसे बस। अब्दुल्ला रिपीट कर देता हूं अगर तुझे नहीं आया। तुझे प्रोकैरियोटिक सेल पता है? हाँ सर, ई कोलाई को कहते हैं, बैक्टीरिया को कहते हैं। वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो जो भी डीएनए उसे क्रोमैटिन नहीं बोलते। याद रखना, उसे क्रोमैटिन नहीं बोलते। वो डीएनए हमेशा साइटोप्लाज्म में दिखता है, उसमें प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते। यूकैरियोट में क्या होता है, जैसे तुम्हारा स्किन सेल है या प्लांट का सेल ले लो, वहां पर जो भी सेल है वो यूकैरियोटिक है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। पर न्यूक्लियस में हमेशा क्रोमैटिन दिखेगा, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता। क्रोमोसोम हमें तभी दिखता है जब कोई कोशिका, कोई सेल डिवाइड करती है, और जब वो डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम दिखेगा, उस वक्त न्यूक्लियस नहीं होता। इसीलिए मैंने पहला सवाल ये पूछा था, क्या क्रोमोसोम न्यूक्लियस में दिखते हैं? कभी नहीं दिखते। क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में दिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट है? उस दिन लेक्चर में कुछ नहीं हुआ था, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट करिए, कोई क्लास मिस नहीं करेगा। मैं 4 लेक्चर में 4.5 5 मैक्सिमम मैं ये चैप्टर करा दूंगा। इस वीक में ये चैप्टर खत्म है, इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे, और जो पिछला चैप्टर है उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। आपको बेटा प्रॉपर तरीके से मैं लेके चलूंगा कि वीक में वो चैप्टर खत्म हुआ करे, कोई भी स्टार्ट करे। नहीं लिखना बेटा शबाना, दोबारा से नोट्स नहीं लिखना। चलिए, पहला हो गया है, पहला हो गया, पहली स्लाइड डन है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप में से सब बच्चों को डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम पता है? सबसे पहले बेटा, सबसे पहले बैक्टीरिया का जो डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए अभी हमने कैसे बताया? इज नेकेड है। ठीक है, तो क्या हम उसको क्रोमैटिन कहेंगे? नहीं कहते। नॉट टर्म्ड एज क्रोमैटिन। यस और नो? यस सर। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए की। मेरे पास यूकैरियोट सेल का डीएनए है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। मेरे पास ये डीएनए ऐसे डबल धागे जैसा होता है। ये क्या है? एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है। जब मैं इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को कंडेंस करता हूं, ऐसे ऐसे कंडेंस करता हूं। कंडेंस करने का मतलब है कंप्रेस करना। तो कंप्रेस करते वक्त ध्यान देंगे सारे बच्चे बेटा, कंप्रेस करते वक्त कई बार कम कंप्रेस करता हूं, कई बार ज्यादा कंप्रेस करता हूं। ये दिख रहा है? तो इसमें मेरे पास कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं जो मदद करती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो अच्छा, और भी प्रोटीन हो सकती हैं? हाँ सर, हो सकती हैं। तो ये कुछ प्रोटीन और हैं। यस, तो मेरे पास, आप ध्यान से समझे, ये डीएनए है। क्या ये नॉर्मल डीएनए? नहीं, कंडेंस्ड डीएनए है। कैसा डीएनए है? कंडेंस्ड। उसके बाद ये प्रोटीन हिस्टोन है। इसमें कुछ प्रोटीन और है, इसको कह रहे हैं नॉन हिस्टोन। यस और नो? ठीक है, आसपास आरएनए भी हो सकता है, आसपास थोड़ा सा आरएनए भी हो सकता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो यदि आप मेरी बात समझ पाए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमैटिन, तो डीएनए जो है बेटा वो ओपन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? ओपन फॉर्म है। फिर मेरे पास क्या है? कंडेंस फॉर्म जो है, कंडेंस फॉर्म जो है उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्रोमैटिन का नाम दे दिया। क्रोमैटिन कब विजिबल होगा? सभी प्रकार के यूकैरियोटिक सेल में, विजिबल इनसाइड न्यूक्लियस। ये हमें किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस में दिखेगा। अब जब मैं इसको और कंडेंस कर देता हूं,
और कंडेंस कर देता हूं तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसपे सेंट्रोमियर है, जिसपे हमारे पास सेंट्रोमियर है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम क्या होती है बेटा? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होती है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है, गलत नहीं है। यदि क्रोमेटिन में हिस्टोन है तो क्रोमोसोम में भी हिस्टोन होगा। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज क्या है बेटा? क्रोमोसोम है। क्या नाम है उसका? क्रोमोसोम है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, क्रोमोसोम है। और ये विजिबल कब होते हैं बेटा? विजिबल ओनली व्हेन सेल डिवाइड। जब कोई कोशिका डिवाइड करती है तभी मेरे पास क्रोमोसोम दिखते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? चेक कर लीजिए, यहां तक कोई डाउट है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के डीएनए को हम क्रोमेटिन की तरह नहीं मानते। यस। दूसरा, हम समझते हैं कि वो क्रोमोसोम ना के बराबर होता, उसको ऐसा नहीं मानते कि कोई प्रॉपर क्रोमोसोम बनता। हाँ, एक सिंगल क्रोमोसोम मान लेते हैं पर प्रॉपर तरह का क्रोमोसोम नहीं है। चले प्रीति बेटा, वॉइस ठीक है? यस। डीएनए टूटता है नहीं बेटा, थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। क्लियर है बेटा? हो गया? जल्दी बताओ। डन है? ठीक है, ये लिखना है, लिखना चाहिए बेटा। अब मुझे में डीएनए पता हो गया, क्रोमेटिन पता हो गया, क्रोमोसोम पता हो गया, ये पता होना चाहिए। और तुम्हें ये भी पता है कि जब सेल डिवाइड करता है तभी क्रोमोसोम दिखते हैं। तो ये जो चैप्टर है कहीं ना कहीं क्रोमोसोम के अराउंड घूमेगा। मैं क्रोमेटिन की उतनी बात नहीं करूंगा, मैं क्रोमोसोम की बात करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने चैप्टर ऐसे स्टार्ट किया है। एनसीईआरटी ने चैप्टर स्टार्ट कैसे किया है? पहला पैराग्राफ देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके आसपास हैं, गाय, भैंस, बकरी और जो प्लांट है, ये सभी कोई ना कोई एक सिंगल सेल से बना है। ये सिंगल सेल से बना कैसे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सिंगल सेल से बनने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा? डिवीजन करी। क्या की? डिवीजन करी। तो हमें उसी के अराउंड हम बात करनी है। पर मैं आपको उससे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्या मेरे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों डिवाइड करते हैं? हाँ सर, डिवाइड करते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन मेरी पास क्या है कि क्रोमेटिन विजिबल होता है कब? व्हेन यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियस। जब उसके पास न्यूक्लियस होगा और वो डिवाइड नहीं कर रहा होगा। वो किस में होगा? इज इन इंटरफेज। यदि वो इंटरफेज में है, डिवाइड नहीं कर रहा है, तो उसके पास न्यूक्लियस होगा। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रोमोसोम कब विजिबल है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्रोमोसोम विजिबल कब है, तो क्रोमोसोम विजिबल है व्हेन सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड करेगा तो मेरे पास क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। पर बैक्टीरिया का सेल क्या डिवाइड नहीं करता? सर डिवाइड तो करता है, पर उसमें क्रोमोसोम नहीं दिखते। ये तीन ऑब्जर्वेशन है अभी तक की जो आपको पता होनी चाहिए। ये तीन ऑब्जर्वेशन है, ये तीन ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? ये तीन ऑब्जर्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब आओ, मैं चाहूंगा कि आप कुछ क्वेश्चंस करें, देखें आपको क्या समझ में आ रहा है। अच्छे क्वेश्चन से आप बनाओगे तो आपको मजा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, और इसके मुझे जरा चैट में आंसर चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन और इसका चैट में आंसर चाहिए, जल्दी बेटा।
बच्चे डाउट टीचर से ज्यादा अच्छा हम उनको क्लास के बाद अगर यूज करें, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, और उनके साथ क्लास में भी रखेंगे कुछ लोगों को, पर क्लास के बाद कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आज पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, मुझे नहीं पता, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्रोमोसोम मुझे कब दिखेगा? क्या ई कोलाई में दिखेगा? नहीं सर, ई कोलाई में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये बैक्टीरिया है। इसमें क्यों नहीं दिखेगा? ये बैक्टीरिया है। न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। यदि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता तो इसमें भी क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। आंसर डी आ गया। डीएनए कहां प्रेजेंट होता है? ई कोलाई में होगा, ईस्ट में होगा, माइकोप्लाज्मा में होगा, इसलिए ऑल लिख रहे हैं। यदि मैं इसकी जगह क्रोमोसोम लिख दूं तो इन दोनों में क्रोमोसोम नहीं होगा, इसमें सिर्फ ईस्ट में होगा, क्योंकि ईस्ट मेरे पास यूकैरियोट है। क्वेश्चन के लेवल को समझने की कोशिश करो। यदि पूछा है डीएनए प्रेजेंट है तो इन सब में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम की बात करेगा तो यूकैरियोट में देखेंगे। क्रोमेटिन कहां विजिबल होता है? क्रोमेटिन कहां विजिबल होता है, हमें यह समझना है बेटा। क्रोमेटिन विजिबल होता है, ध्यान से सुने, डिवाइडिंग सेल में नहीं होगा, ई कोलाई में नहीं होगा, बी आएगा। ई कोलाई प्रोकैरियोटिक है और डिवाइडिंग सेल में मेरे पास क्रोमोसोम विजिबल होंगे, इसीलिए मैंने यहां पर क्या दिया है, स्किन सेल दिया है, विच इज नॉट टुगेदर इन सेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नया शानदार क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, एकदम मस्त सा, है ना, अच्छा लगा। तो कौन सी ऐसी चीजें जो साथ में हो सकती है? ईआर गोल्जी मिल सकती है, यहां से मिल सकती है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एक साथ मिल सकता है, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। पर क्या न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम एक साथ मिल सकते हैं? नहीं। जब न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है तो किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। मैं रिपीट करूंगा, जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो किसी भी कोशिका सेल के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन जब क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं तो न्यूक्लियोलस नहीं होता, इसीलिए किसी भी कोशिका में ये दोनों साथ नहीं मिलेंगे। कोई डाउट है? बता दो बेटा, कोई डाउट? चलिए, तो हमारे कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं, हमारे दिमाग में बैठता जा रहा है कि बैक्टीरिया का सेल भी डिवाइड करता है, हमारी कोशिका भी डिवाइड करती है। बैक्टीरिया के सेल के डीएनए को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो क्रोमोसोम नहीं बनाता। पर हमारी कोशिकाएं जब डिवाइड करती हैं तो क्रोमोसोम बनाती हैं, नहीं तो किसी नॉर्मल सेल में हमें क्रोमेटिन दिखता है। मुझे लग रहा है ये काफी है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जरा एक सवाल से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी कहती है, सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है बेटा, ऑल सेल कैपेबल। देखो, एनसीईआरटी कहती है कि सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीजन क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सही है सर, अच्छी बात है ये। उसके साथ ये कहती है, क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या आपको पता है कि किस प्रकार से, हाउ अ सिंगल सेल फॉर्म अ लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म। मतलब आप सभी जो हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बने हैं। सर कैसे बने हैं? सॉरी, सिंगल सेल से बने हैं। कैसे बने हैं? जब सिंगल सेल डिवाइड करता है, सिंगल सेल डिवाइड करता है, क्या एक बार डिवाइड करता है? नहीं, बार बार डिवाइड करता है। तो डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि आपको कैसे पता, कैसे पॉसिबल है कि एक सिंगल सेल से बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म बन जाए? तो इसका आंसर ये है बेटा कि कोई भी सेल होता है, कोई भी एनी सेल जो हमारे पास है, या कोई भी सेल होता है, वो ग्रो करता है। ग्रो समझ में आता है, उसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ग्रोथ होने के बाद वो क्या करता है? सेल डिवाइड करता है। डिवाइड करके दो डॉटर सेल या दो प्रोजेनी सेल बनाता है। क्या बनाता है? प्रोजेनी सेल फॉर्म करता है। तो एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है उसमें एक सवाल से उसने शुरू किया है, आपको क्या लगता है, आपको क्या पता है कि कैसे एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया? उसका जवाब भी वो खुद बताता है। ये कहता है कि जो सेल डिवाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सभी ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन से बनते हैं। तो वो ये कहता है कि कोई भी सेल ग्रो करता है फिर डिवाइड करता है, और जब दो सेल बन जाते हैं वो प्रोजेनी या डॉटर सेल हैं, वो भी ग्रो करते हैं, वो भी डिवाइड करते हैं। तो ये दो प्रोजेनी सेल बन गए, फिर इनमें भी क्या होती है? ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है, और फिर ये डिवाइड करते हैं दोबारा से। इस तरह की बात एनसीईआरटी कहती है।
तो एनसीईआरटी कहती है कि दो इंपॉर्टेंट चीज हमें मिली, दो इंपॉर्टेंट चीज मिली, एक ग्रोथ, क्योंकि बिना ग्रोथ के चीज डिवाइड नहीं करेगी, एंड रिप्रोडक्शन, जिसे हम कह रहे हैं सेल डिवीजन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनिज्म का, यस और नो, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहले पैराग्राफ में उसने सिर्फ यही बताया है कि यार सेल कोई भी हो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सब सेल के डिवीजन से बने हैं बस। इसने सवाल पूछा है कि ये कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म सेल से कैसे बन गया। उसका जवाब ये है कि जैसे जाइगोट था ना, वो ग्रो किया, डिवाइड किया, फिर ग्रो किया, डिवाइड किया, ऐसे करते करते उसने बड़ा ऑर्गेनिज्म बना दिया। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, यहां रिप्रोडक्शन का मतलब जो है बेसिकली सेल डिवीजन है, इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनिज्म का। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है पैराग्राफ पे? यहां तक बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, यहां तक बात समझ में आ रही है? चैट में बताएं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं लिखी है, एनसीईआरटी ने सिंपल से बोला है कि किस तरीके से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा लाखों सेल वाला ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो हम ये समझते हैं कि सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पूछ रहा है कि सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया। तो कोई भी सेल होता है उसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होके सेल डिवाइड करता है, दो प्रोजेनी सेल बनते हैं, ये प्रोजेनी सेल फिर से ग्रो करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उस सेल डिवीजन को हम रिप्रोडक्शन वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड करना जो है वो रिप्रोडक्शन भी है। तो सेल डिवीजन और ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है। क्लियर है? शाहिद बेटा नहीं पढ़ना चाहिए तुझे, पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ यहां से कर। बेटा जितने न्यूरॉन्स थे वो स्टार्टिंग में ही बन जाते हैं, जब तू पैदा होता है उतने न्यूरॉन बन जाते हैं, नए नहीं बनते, उन्हीं का आकार बढ़ता है। तो यदि हम आपसे कहें ऑल ऑर्गेनिज्म, देखो पहला पैराग्राफ की स्टेटमेंट क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट, मतलब बड़े से बड़ा जीव, उसने अपना जीवन स्टार्ट किया था सिंगल सेल से। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल इवन गोज टू फॉर्म अ सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। तुम्हें अजीब लगेगा कि एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना देता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैसे बनाया इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म वो बता रहा है। सारे सेल मतलब सारे सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब और अपने नंबर बढ़ाते हैं, कैसे, डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। समझ में आ रहा है? कह रहा है कि सभी सेल डिवाइड करते हैं दो सेल में, है ना, जिसमें हर एक पेरेंटल सेल किसे कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं, ये जो पेरेंटल सेल है दिस इज पेरेंटल सेल। तो ये पेरेंटल सेल क्या किया है, पेरेंटल सेल ग्रो किया है, उसके बाद क्या किया है, सेल डिवाइड किया है, फिर ये साइकिल दोबारा चलती रहती है। यस और नो? यस सर। तो पेरेंटल सेल क्या होगा, ईच टाइम क्या होगा, नए डॉटर सेल बनेंगे। डॉटर सेल किसको कह रहा है, प्रोजेनी सेल को। नए डॉटर सेल हमारे पास बन गए, ठीक है, और वो भी ग्रो करेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे, यही तो कह रहा है। इससे क्या होगी, नई सेल की पॉपुलेशन, खूब सारे सेल बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है। इन अदर वर्ड, सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ मिलियंस ऑफ सेल्स। मतलब जो इसने ये सवाल पूछा कि आपको कैसे लगता है कि एक सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसी को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि सभी सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब ग्रो करके बार बार डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है, एक सिंगल सेल से बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? डोपा प्राइम एग्जाम के लिए इनफ है? यस बेटा, मैं टेलीग्राम पर भी दे रहा हूं सभी प्रकार के बच्चों के लिए, जो बैच में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं, पर उन्हें पता होना चाहिए कि इस बैच में थोड़ा अलग जरूर करेंगे क्योंकि चीजें बदलती हैं। यस, चले आगे। बताओ बेटा।
बैक स्लाइड दिखाना है। चलो बैक स्लाइड देख लो फटाफट से, जिसको लिखना आगे चलेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेल साइकिल सिखाऊंगा। अभी आपने सिर्फ ये सीखा सभी प्रकार की कोशिका नॉर्मली डिवाइड करके दो सेल बनाती हैं। कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म ये डिपेंड करता है कितनी बार डिवीजन हुई। हर बार सेल डिवाइड करता है, ग्रो करता है और दो डॉटर सेल बनाता है। जिस सेल की डिवीजन से दो सेल बनाते हैं इसको पेरेंटल सेल कहते हैं, इसको डॉटर सेल कहते हैं। एक बार नोट कर लो, आगे चलेंगे, जल्दी करेंगे, फास्ट, जल्दी बेटा। प्रीति मैं देखता हूं बेटा, आप है ना। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लिख रहा, आपने लिख लिया होगा। ऑब्जर्वेशन जो है ये लिखनी है आपने। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? एवरी सेल प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कैन डिवाइड। लार्ज साइज और स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म आर प्रोडक्ट ऑफ सेल डिवीजन। ये वाली बात समझ में आई? छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का हो, सभी क्या है? प्रोडक्ट है सेल डिवीजन का। तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि एक सिंगल सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में, फिर दोबारा ग्रो करके डिवाइड करता है टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म विद लार्ज नंबर ऑफ सेल, है ना। ऑर्गेनिज्म विद लार्ज नंबर ऑफ सेल। सर लिखना है क्या? लिखना चाहो लिख लो, ऑब्जर्वेशन है ये। इनसे क्या होगा कि आप जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं उनको याद रख पाओगे। ऑब्जर्वेशन है, लिखनी चाहिए। सही है। सर सेल को कैसे पता डिवाइड करना है? बेटा ये उसके जीन्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं। सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सेल साइकिल? चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चैप्टर का टॉपिक है पहला, व्हाट इज सेल साइकिल। ध्यान से सुनेंगे बेटा। चैप्टर का पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल साइकिल। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्ट करें, जल्दी बताओ, स्टार्ट करें। व्हाट इज सेल साइकिल? शायद बेटा तू फिर इस वाले में भी बैकलॉग करेगा, मुझे पता है। तो एक बच्चा है वो क्या करता है, 1.0 में बैकलॉग करके फिर 2.0 में भी कर लेगा। तो प्लीज सीरियस हो जा, नहीं तो पिटाई कर दूंगा तेरे किस दिन में। हाँ, बैक स्लाइड दिखानी है, जल्दी करो, लिख लो जिसको लिखनी है, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखेंगे। शांतनु मैं तेज पढ़ा रहा हूँ बेटा, तू नलायक है, तू तेज पढ़ा रहा हूँ। मैं सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, समझा समझा के। अभी तक तो चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ। तुझे डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम समझ में आया? हो गया? चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलिए। पहली लाइन है इस टॉपिक की, व्हाट इज सेल साइकिल की, जो एनसीईआरटी से काट के मैंने लगा दी आपके लिए। लाइन ये है जो एनसीईआरटी कहती है, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर इसने बोला है कि सभी प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जैसे मान लो आपके पास सिंगल सेल का बैक्टीरिया है, क्या उसमें सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, उससे वो दो बैक्टीरिया बनता है। आपकी बॉडी में सेल डिवीजन का क्या रोल है? सर हमारी बॉडी में सेल डिवीजन के दो रोल है। पहला, ध्यान से सुनियो, हमारी बॉडी में सेल डिवीजन के दो रोल है। पहला रोल ये है कि हमारे सेल्स कुछ मर जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए। चोट लग जाती है, रिपेयर करने के लिए। और ग्रोथ के लिए भी सेल डिवीजन की जरूरत होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में, यहां पर अगर इसने ऑल ऑर्गेनिज्म लिखा है तो यहां पर इसका मतलब है कि ये बात कर रहा है सभी तरह के ऑर्गेनिज्म की। ये बात कर रहा है किसकी? प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, इस सब की बात कर रहा है। यस और नो? तो सेल डिवीजन तो सब में होता है। अब क्या होता है बेटा, अगर मुझे सेल डिवीजन करनी है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेल की ग्रोथ करनी पड़ेगी। सेल की क्या करनी पड़ेगी, ग्रोथ होगी। उसके बाद उसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, मान लो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, फिर वो डिवाइड करेगा किसमें, इनटू 2 डॉटर सेल। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेल साइकिल। ध्यान से सुने। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये बात कर रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल की, मेरी तरफ देख बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो ये उसका डीएनए है। तो ये अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी डीएनए डबल होता है और वो भी डिवाइड करता है। वो भी क्या करता है, डिवाइड करता है। यस, वो भी डिवाइड करता है। पर क्योंकि उसमें, बट प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता बेटा, कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो आपको प्रॉपर चेंज विजिबल नहीं होते, अच्छे से चेंज नहीं दिखते हैं, चेंज विजिबल नहीं होते। लेकिन जब मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की, जब मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसमें न्यूक्लियस होता है, तो उसमें मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास क्या होगा, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में मेरे पास ये क्रोमैटिन है। तो सबसे पहले मेरे पास ग्रोथ हो गई। क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। यस और नो, हां सर, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ होने के बाद मेरे पास ये डीएनए डबल हो गया इसका, फिर क्या हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। क्या हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। अब मान लो मैंने ये सेल बना दिया, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें ये डीएनए था, ये डबल हो गया, ये वाला डीएनए डबल हो गया। अब क्या करो, इस सेल को डिवाइड कर दो। अब इस सेल को डिवाइड करके 2 सेल बना दो और दोनों सेल में ये डीएनए भेज दो, दोनों सेल में ये डीएनए भेज दो। तो मैंने क्या पढ़ दी यहां पर, सेल डिवीजन पढ़ दी। अब ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा ऐसे। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेल डिवीजन प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, क्योंकि बिना डबल किए सेल में मुझे डीएनए नहीं भेज सकता। होता यह है कि यूकैरियोटिक सेल में ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक सीक्वेंस में चलता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है। मुझे बड़े बदलाव प्रॉपरली दिखते हैं, मुझे बड़े बड़े बदलाव, चेंजेस दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेल साइकिल का, ये कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं यूकैरियोट्स के लिए। किसके लिए स्टडी करते हैं, यूकैरियोट्स के लिए। क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें ये जो भी बदलाव हो रहे हैं ये अच्छे से सेल में ऑब्जर्व किए जाते हैं और इन चेंजेस को मैं अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि ई कोलाई है, या मेरा स्किन सेल जो यूकैरियोटिक है, या बाहर प्लांट सेल यूकैरियोटिक है, या ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, सभी प्रकार के सेल में डीएनए डबल होके सेल डिवाइड करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यूकैरियोटिक सेल में ये सारे बदलाव एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं और कंट्रोल मैनर में होते हैं और अलग अलग फेज में होते हैं। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट मतलब, इवेंट क्या होता है, कुछ होना। सीक्वेंस मतलब किसके बाद कौन आएगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट वेयर सेल ग्रो, जहां पे सेल ग्रो करे, डीएनए डबल करे एंड डिवाइड करे किसमें, इनटू 2 सेल में, उसको कहते हैं नोन एज सेल साइकिल। और वो हम किसके लिए स्टडी करते हैं, स्टडी फॉर यूकैरियोट्स। किसके लिए पढ़ते हैं, यूकैरियोट्स के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या प्रोकैरियोट्स में सेल डिवाइड नहीं करता, करता है। क्या प्रोकैरियोट्स में डीएनए डबल नहीं होता, होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या प्रोकैरियोट में डीएनए डबल नहीं होता है, हां सर होता है। लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि ये जो सेल साइकिल का टॉपिक है, मेरी बात समझो,
ये जो सेल साइकिल का टॉपिक है, क्योंकि यूकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डबल होता है, मुझे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रॉपर अलग अलग बदलाव दिखते हैं, इसीलिए सेल साइकिल का टॉपिक हम किसके लिए पढ़ते हैं? यूकैरियोट के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या डीएनए डबल होता है प्रोकैरियोट का? हाँ। क्या प्रोकैरियोट डिवाइड कर सकता है? हाँ। तो व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल है क्या? कोई भी कोशिका अपना ग्रोथ करे, डीएनए डबल करे और डिवाइड कर जाए, डिवाइड का मतलब दो कोशिका में विभाजित हो जाए, डिवाइड कर जाए, उसे सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल हम यूकैरियोट्स के लिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये सारा प्रोसेस एक अच्छे तरीके से होता है। अच्छे तरीके से मतलब अलग अलग फेज में होता है। न्यूक्लियस में अलग बदलाव होते हैं, साइटोप्लाज्म में अलग बदलाव होते हैं, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। समझ पा रहे हो? क्लियर है? एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। पहली लाइन एनसीईआरटी ने क्या लिखी है? एनसीईआरटी ने लिखी है कि सेल का डिवाइड होना सभी तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है? बैक्टीरिया। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो अपना डीएनए डबल करता है, डिवाइड करता है, सही है। बट हम सेल साइकिल वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। यूकैरियोट में ग्रोथ होना, डीएनए डबल होना, सेल का डिवाइड होना, ये एक पूरा प्रोसेस एक सीक्वेंस में होता है। तो ये जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, मतलब किसके बाद क्या हुआ, इसे सेल साइकिल कह देते हैं। कोई डाउट है बेटा? हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब प्रॉपर आप बता सकते हो कब क्या हो रहा है, प्रोकैरियोट में पता नहीं चलता। चलिए नोट करिए। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि फीचर ऑफ सेल साइकिल क्या है, सबसे पहले सेल साइकिल ऑब्जर्व की जाती है किसमें? मुझे बताओ, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट? सर वो पिछली स्लाइड दिखा दो। दिखा रहा हूं बेटा। यूकैरियोटिक सेल में ऑब्जर्व की जाती है। दूसरा, इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस का मतलब सीक्वेंस फिक्स है। क्या फिक्स है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट, किसके बाद क्या होगा ये फिक्स है। तीसरा, तीसरी चीज बेटा जो इंपॉर्टेंट है, हमारे पास क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन वन स्पेसिफिक फेज, बट साइटोप्लाज्म इंक्रीज कंटिन्यूसली। इसका क्या मतलब है भी समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा। और फोर्थ क्या है? ऑल फेजेस आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सर थोड़ा फास्ट जा रहे हैं क्या हम? नहीं, पहले सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार समझा दूं फिर लिखो। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है कि सेल साइकिल हम किसके लिए पढ़ते हैं? सर यूकैरियोट के लिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है? कि पहले ग्रोथ होगी, फिर डीएनए डबल होगा, फिर सेल डिवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि पहले डीएनए डबल हो जाए फिर ग्रोथ हो। ये चीज समझ में आ रहा? दूसरा, ये जो साइटोप्लाज्म है ना सेल का, ध्यान दियो बेटा मेरी तरफ देख, ये जो साइटोप्लाज्म है ना सेल का, ये वाला, ये और ये साइटोप्लाज्म तो थोड़ा बहुत हमेशा बढ़ता है, लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन हुई है ना ये वाली, ये किसी पर्टिकुलर फेज में होती है। मेरी बात समझ? क्या लिखा हमने कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन वन स्पेसिफिक फेज, पर साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है कंटिन्यूसली इन सेल साइकिल। थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म तो सब में ही बढ़ता है, मतलब यहां थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, यहां के कंपैरिजन में यहां ज्यादा बढ़ गया, पर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म तो हमेशा बढ़ता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर फेज में होती है। दूसरा, किसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, मतलब कौन सा प्रोसेस किसके बाद होगा, वो जीन्स के कंट्रोल में। मतलब क्या है बेटा? सेल कब डिवाइड करेगा, ऑलरेडी जीन में डली हुई है ये बात। इससे फायदा क्या होता है? सेल साइकिल हमेशा कंट्रोल में चलती है। मान लो यहां जरूरत ही नहीं है तो सेल नहीं डिवाइड करेगा, कितनी तेजी से करना है ऑलरेडी फिक्स होता है। अगर हम बात करते हैं कैंसर की, तो ये जो जीन्स का कंट्रोल है सेल साइकिल पर, किसका कंट्रोल है? जीन्स का।
ये जीन्स का कंट्रोल लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। समझ आया? ये स्पेसिफिक फेज हम पढ़ेंगे एस फेज। मैंने कहा है आपको कि सेल साइकिल हम प्रोकैरियोट में नहीं पढ़ते, यूकैरियोट में पढ़ते हैं। क्या प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए डबल होता? बिना डीएनए डबल हुए सेल डिवाइड नहीं करेगा। दूसरी बात मैंने ये बोली कि यूकैरियोट में जैसे ये साइटोप्लाज्म बढ़ा तो यहां भी थोड़ा बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन डीएनए जो डबल होता है वो सिर्फ एक ही बार होता है और वो भी एक फिक्स फेज होता है, एस फेज कहते हैं उसे। उसके बाद हम ये कह रहे हैं बेटा अंडर जेनेटिक कंट्रोल है, मतलब इन डीएनए में एक जीन होती है जो डिसाइड करती है कब कैसे डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, कैसे डिवाइड करना है। अगर ये कंट्रोल खो जाता है तो कैंसर हो जाता है। क्लियर है? नोट कर लो बेटा, फटाफट से नोट कर लो। हो गया नोट? बेटा कैसे पता चला जीन डिसाइड करती? जब सब कुछ सही चल रहा है तो जीन डिसाइड कर रही है। अब ये वाला लिख ले, जल्दी करिए वाला लिख। क्वेश्चन, देख बेटा, प्रोकैरियोट में डीएनए डबल होता है, सेल डिवाइड करता है, लेकिन डीएनए एस फेज में डबल नहीं होता प्रोकैरियोट में, नॉट इन प्रोकैरियोट। क्यों? क्योंकि वो उसको हम एस फेज बोलते ही नहीं है। प्रोकैरियोट में वो एस फेज में नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको एस फेज बोलते ही नहीं है। ठीक है? यूकैरियोट में क्योंकि सेल साइकिल होती है, प्रॉपर फेजेस होते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन कर लो, नोट कर लो, फिर एक अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जल्दी फास्ट, जल्दी करेंगे बेटा। हो गया? नोट करो बेटा, जल्दी से, जल्दी कर लो। चले आगे, क्वेश्चन को रिपीट करो। देख बेटा मेरी बात सुन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में डीएनए डबल होता है, दोनों में सेल डिवाइड करता है, पर यूकैरियोट में डीएनए जिस फेज में डबल होता है वो एस फेज होता है सेल साइकिल का। यहां हम ये कह रहे हैं कि यूकैरियोट में ही सेल साइकिल दिखती है, तो सेल साइकिल का जो ये फेज है ये सिर्फ यूकैरियोट के लिए है, प्रोकैरियोट में एस फेज नहीं होता। डीएनए तो डबल होता है पर किसी फेज में नहीं होता। चलिए वाला क्वेश्चन करें आप लोग। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन ऑल फेज ऑफ सेल साइकिल,
ऑल फेज ऑफ सेल साइकिल इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल। क्या ठीक है? S1 करेक्ट, B S2 करेक्ट, C बोथ करेक्ट, D बोथ रॉन्ग। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर सिर्फ S2 करेक्ट है। यस, सिर्फ S2 करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एक बार एनसीईआरटी देखो, जो मैं मार्क कर रहा हूं वही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग सेल, ऑल लिखा हुआ है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए डबल होता है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ कैसे होगा? टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर सो दैट करेक्ट डिवीजन हो, और जो दो सेल बने उसमें इंटैक्ट जीनोम जाए। इंटैक्ट जीनोम का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। ये कहना चाह रहा है, यहां पर देखेंगे इसे, यहां लिख देते हैं इसे, इंटैक्ट जीनोम पास ऑन टू प्रोजेनी सेल। इसका मीनिंग ये है, आपके पास ये सेल है, हमने क्या किया, ये इसका न्यूक्लियस है, हमने क्या किया, इसका डीएनए डबल कर लिया, ये डीएनए डबल कर लिया, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसमें चली गई और एग्जैक्ट कॉपी एक इसमें चली गई। तो यही चीज कह रहा है कि जो जीनोम है, जीनोम का मतलब ये डीएनए, ये जो डीएनए है इसे ये जीनोम कह रहा है। ये जो जीनोम है ना, ये इसका पूरा टोटल डीएनए को जीनोम कह रहा है। तो जो टोटल डीएनए उसकी कॉपी बन गई, और वो कॉपी बिना टूटे फूटे दोनों सेल में चली जाए। ये लाइन है, देखो, प्रोजेनी सेल मतलब जो बने हैं उसमें इंटैक्ट जीनोम चला जाए। अब इसको कह रहा था सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है, इसका जीनोम खुद का डीएनए डबल करता है और बाकी चीजें बनाता है, और इवेंचुअली डिवाइड हो जाता है किसमें, दो डॉटर सेल में। इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आई? बताइए। इंटैक्ट का मतलब होता है बेटा बिना नुकसान किए हुए, बिना टूटे फूटे, बिना उसमें कोई बदलाव आए। एक जीनोम का मतलब है टोटल डीएनए किसी सेल का। तो उस सेल की कॉपी बनी, दो कॉपी बनी, और दोनों किस में चली गई, डॉटर सेल में। तो यही चीज कह रहा है, डीएनए डबल होना, जीनोम डबल होना, और कुछ चीजें सेल में और बना लेना, और फाइनली दो कोशिका बनाना। उस इवेंट को देख रहे हो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल साइकिल दे रहे हैं। फिर दूसरा कह रहा है, जबकि सेल लगातार ग्रो करता रहता है, जिसमें मतलब है साइटोप्लाज्म इंक्रीज, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पर डीएनए सिंथेसिस कहां होती है, एक स्पेसिफिक स्टेज में होती है। यही चीज लिखी हमने, जिसे एस फेज कहते हैं। यस, क्लियर है? और हम ये पढ़ेंगे पूरा कि जो डीएनए डबल हुआ था ना, उसको हम, जैसे मान लो ये डीएनए है, ध्यान से देखो बेटा, ये डीएनए डबल हुआ, इसको दो सेल में बांटने के लिए मेरे पास पूरा एक माइटोसिस जैसा इवेंट है, माइटोसिस जैसा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है। यही चीज एनसीईआरटी लिख रही है कि ये कॉम्प्लिकेटेड इवेंट है, माइटोसिस की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स के थ्रू करेंगे। फिर कह रहा है दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, मतलब ये सारे इवेंट जेनेटिक कंट्रोल के अंडर है। तो यहां पर हमें क्या क्या बात समझ में आ रही है, यहां पर एक वर्ड मिला है प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब दो सेल। इंटैक्ट जीनोम का मतलब जो डीएनए है, ये डीएनए था, इसकी कॉपी बनी, बिना टूटे फूटे ये दोनों अलग अलग सेल में चले गए, इसे कहते हैं इंटैक्ट। इंटैक्ट मतलब टूटा हुआ ना होना। तीसरी बात यहां पर यह आ रही है कि हमारे पास जो एस फेज है उसी में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, पर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म पूरे में बढ़ता है। सारा लिखा है ना, रेप्लिकेट किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही रहता है। उसके बाद कह रहा है डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल, और ये सारे इवेंट किसमें है, जेनेटिक कंट्रोल के। क्लियर है? प्रोकैरियोट में बेटा कोई सीक्वेंस प्रॉपर तरीके का नहीं होता। जीनोम हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं, हाँ, इंटैक्ट का मतलब कंप्लीट, बिल्कुल सही है। लक्ष्य उस पर बाद में बात करेंगे बेटा। अभी यहां जीनोम का मतलब है किसी सेल का टोटल डीएनए।
यहां जीनोम, अक्षित पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। लिख रहा है बिग बॉस, देख रहा है कोई नालायक, दुष्ट, पापी। आजा, नेक्स्ट करेंगे। अब हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम आ गए यूकैरियोटिक सेल में, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। यस, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल। तो हम जो टॉपिक अब पढ़ रहे हैं, सेल साइकिल की डिटेल पढ़ेंगे। सेल साइकिल की हम क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल की डिटेल पढ़ने वाले हैं, डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसको हम स्टडी करते हैं किसमें, ओनली इन यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। ये वाली बात याद रहेगी। दूसरी बात क्या है बेटा, सेल साइकिल में चेंजेस दो जगह होते हैं। चेंजेस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में दो जगह बदलाव होते हैं। कहां चेंजेस होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में दो जगह बदलाव होते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, आज इतना ही सर पढ़ाओ बेटा, उनको बैच से निकाल देना चाहिए। ये वही बच्चे हैं जो मार्च में जाके मैसेज करते हैं कि सर आज सिलेबस आपने कराया क्यों नहीं था उस वक्त ठीक से। यदि तुझे सिलेक्ट होना और तू बाहर की कंडीशन को बिल्कुल सही से नहीं देख रहा है कि बाहर कितना कंपटीशन है, तो बेटा फिर तू पढ़ क्यों रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ, ये वही बच्चे हैं जो मार्च में फिर लिखते हैं सर आपने तो लेट कर दिया सिलेबस। सेल साइकिल क्या है, चेंज अकर कहां होगा, साइटो, इधर देख बेटा, ये सेल है, ये तेरे पास न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म में कुछ बदलाव होते हैं और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन है, यहां कुछ बदलाव होते हैं। यस, और जो भी चेंजेस हैं, जो भी चेंजेस हैं, चेंजेस आर नोन एज फेजेस। उनको किस नाम से जाना जाता है, फेजेस के नाम से जाना जाता है। चेंजेस को किसके नाम से जाना जाता है, फेजेस के नाम से जाना जाता है। मेरी मतलब क्या है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम आपसे ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि मान लो आप बहुत छोटे थे, छोटे थे, कभी 7-8 साल के, 9 साल के रहे होगे, तो जो एज आती है बिल्कुल एकदम इन्फेंट से, नए बच्चे से लेकर जो 9-10 साल की एज आती है उसे टीन एज कहते हैं, है ना। टीन एज, 13-14 टीन एज कहते हैं। उसके बाद फिर अडल्ट एज आ जाती है, यस, फिर ओल्ड एज आ जाती है। अब ये जो एज आती है ये तो लगातार आती है ना, तो सेल के अंदर जो भी बदलाव चल रहे हैं वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चल रहे हैं। हमने देखा कि ये जो बदलाव हो रहे हैं ये दो जगह हो रहे हैं, एक तो उसके साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, दूसरे उसके न्यूक्लियस में हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस चेंजेस को किसका नाम दे दिया जाए, फेजेस का। जैसे हमारे जीवन में कोई कोई ब्रेक थोड़ी होता है, जीवन तो लगातार चलता रहता है, लाइफ हमेशा चलती रहती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे सोचने की तरीका और हमारी बॉडी में कुछ बड़े बदलाव आते हैं, एक पर्टिकुलर एजेस में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या करा, उस किसी भी ह्यूमन की, किसी भी इंसान की जो जीवन चक्र है, लाइफ है, उसको फेजेस में डिवाइड कर दिया। यस और नो, ऐसे ही क्या होता है बेटा, सेल लगातार ग्रो करता है, डिवाइड करता है। हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में होने वाले बड़े बदलाव को क्या नाम दे दिया, फेजेस का नाम दे दिया। अब हम उन फेजेस को स्टडी करेंगे। क्लियर है, क्लियर। बैक्टीरियल डीएनए इज नॉट क्रोमेटिन, फैजान सही है, ये नोट करो। आगे चल रहे हैं, फेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी करेंगे, फास्ट रहेंगे, है ना, जल्दी फास्ट।
हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। हेडिंग डालिए फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मेरी बात सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझाऊंगा। मेरी तरफ देखिए सारे बच्चे, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। आपके पास ये सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ, ध्यान देना, इसके अंदर ये डीएनए था, अब ये हमने डीएनए डबल कर दिया, इसको हमने बोला डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है, या मैं इसको डुप्लीकेशन भी बोल सकता हूं, मतलब डीएनए डबल हो गया। ये जो डीएनए था ये डबल हो गया। डीएनए डबल होने के लिए मैंने उसको बनाना पड़ा, तो इसको कहते हैं सिंथेसिस फेज। तो जब भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल होता है उसको डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं, और उस फेज का नाम होता है, क्या नाम है, सिंथेसिस फेज। अब देखो क्या हुआ, ध्यान सुनना। अब हमारे पास क्या हुआ बेटा, ये सेल, ध्यान से सुनेंगे, ये सेल डिवाइड किया, ध्यान से देखो बेटा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अब इसने क्या किया, डिवाइड किया। इस डिवाइड करने को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इस डिवाइड करने को नाम देते हैं एम फेज। और मेरे पास कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास ये एक सेल है, यहां पर इसकी हो गई ग्रोथ, ये बड़ा सेल बन गया, इस बड़े सेल का डीएनए डबल हो गया, इसने डिवाइड करके ये 2 सेल बना दिए। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एम फेज, एम फेज कहां, ये रहा, एम फेज के लास्ट में यहां पर कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए, ठीक है। अब उनमें से किसी भी एक सेल या दोनों सेल का डीएनए डबल होता है एस फेज में। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि हमने क्या किया है बेटा, फेजेस बना दिए। कैसे बनाए, सुनो। कोई भी कोशिका जो होती है, जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है, इसमें से कोई भी एक सेल का साइज बढ़ गया, फिर उसने डीएनए डबल किया, और फिर उसने सेल को डिवाइड करके 2 सेल बना दिए। अगर हम ध्यान से देखें, किसी भी सेल साइकिल में 2 बड़े इंपॉर्टेंट फेज हैं, एक जब डीएनए डबल हो रहा है और एक जब सेल डिवाइड कर रहा है। तो जब ये अगर आप देखो, सेल डिवाइड किया, मान लो सुबह 9 बजे, 9 बजे सुबह डिवाइड किया, फिर उसने क्या किया, 4 बजे तक डिवाइड नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। मतलब एक कोशिका है ये वाली, देखो ये वाला सेल डिवाइड किया, सुबह 9 बजे 2 सेल बन गए, शाम 4 बजे तक सिर्फ ये ग्रोथ कर रहा है, इसने डीएनए डबल नहीं किया। तो एक तरीके से इसे कहते हैं गैप 1। मैं रिपीट करूंगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम फेजेस कैसे बनाते हैं, यह समझना जरूरी है। ये एक कोशिका है, ये एक सेल है, ध्यान से सुने बेटा, ये कोशिका है, एक ये सेल है, इसने डिवाइड करके 2 कोशिका 2 सेल बना दिए। अब क्या किया, ये ग्रो कर रहे हैं सेल, तो इसका मतलब इसने डीएनए डबल करने से पहले 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का टाइम की दिया। मतलब एक सेल डिवाइड होने के बाद दोबारा डीएनए डबल करने से पहले जो टाइम गैप लेता है उसे गैप 1 या G1 फेज कहते हैं। तो सबसे पहले हमने सेल साइकिल के अलग अलग फेजेस का नाम कैसे रखा। सबसे पहले हमने 2 नाम रखे, एक रखा एम फेज, एम का मतलब होता है माइटोसिस, सेल डिवाइड करता है। दूसरा जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, एस फेज। हमने देखा सेल डिवाइड होने के बाद से लेकर
डीएनए डबल करने के बीच में एक गैप है जिसमें सेल ग्रो कर रहा है, उसका नाम हमने रख दिया गैप 1। तो हमने कहा बेटा, हमने कहा कि हमारे पास एक एम फेज है, एम फेज है जिसमें क्या हुआ है, सेल डिवाइड किया है। किसमें डिवाइड किया है, दो डॉटर सेल बना दिए, उसने दो सेल बना दिए, यस और नो। अब हमने बोला एक और इंपॉर्टेंट फेज है जिसका नाम एस फेज है। एस को एस क्यों बोलते हैं, यहां पर एस का मतलब है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब कुछ बना रहे हैं। इसमें हम डीएनए डबल कर रहे हैं। किसको डबल कर रहे हैं, डीएनए डबल कर रहे हैं, यस, डीएनए डबल कर रहे हैं। अब हमने ये देखा बेटा, हमने ये देखा जिसको हमने जीवन फेज बोला। जीवन फेज का मतलब है गैप 1। गैप 1 मतलब सुबह 9 बजे डिवाइड करके दो सेल बने हैं, दोबारा दोनों सेल में डीएनए रेप्लिकेशन शाम 4 बजे शुरू हुआ है। सेल क्या कर रहा था, सेल ग्रो कर रहा था। तो जब सेल डिवाइड किया, देख रहे हो, व्हाट इज गैप 1, इट इज गैप या टाइम गैप किसके बीच में, बिटवीन सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना, एंड स्टार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने के बीच में जो पहला गैप है उसको हमने जीवन बोल दिया। फोर्थ जिसे हम G2 फेज कहते हैं, G2 फेज यहां है। मान लो इसने 4 बजे डिवीजन स्टार्ट करी, 7 बजे तक डिवीजन पूरी कर ली, फिर ये 2 घंटे 9 बजे तक इसने क्या किया, सेल डिवाइड ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गई और यहां पर सेल डिवीजन स्टार्ट होनी है, जो ये गैप है इसे G2 बोल दिया, इसे G1 बोल दिया। नाउ व्हाट इज G2, G2 इज गैप बिटवीन एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड स्टार्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन स्टार्ट करने के बीच के गैप को हम गैप 2 कहते हैं। तो सर ये फेजेस हमने कैसे बना दिए, कोई नाम रखने का कोई रीजन तो होगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जीवन में हमने नाम रख दिया, हमने रख दिया एडल्ट एज। तो एडल्ट किसी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिमाग से एडल्ट है, बॉडी एडल्ट हो गई है। ऐसे ही किसी फेज का हम नाम कैसे रखते हैं, तो सबसे पहले हमने दो फेज के नाम रखे, एक एम और एस। एम का मतलब होता है माइटोसिस, सेल डिवाइड होना। एस का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। हम क्या बना रहे हैं बेटा, हम बना रहे हैं क्या, हम डीएनए बना रहे हैं। डीएनए बनाने को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन रेप्लिकेशन करते वक्त उसका अमाउंट डबल हो गया ना, इसलिए डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो हमने ये देखा कि एम और एस के बीच में जो टाइम गैप था उसमें कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, नहीं तो हम फेज ही नहीं बोलते। जो जो गैप था ये, इसको जीवन बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, G2 बोल दिया। तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये जो गैप है ना बेटा, ये टाइम गैप है। ये क्या है, टाइम गैप है एक तरीके के, और यहां भी चेंजेस हो रहे हैं। तो एम, G1, एस, G2 ये चार फेजेस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एम और एस का नाम रखा गया, फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में G1 और G2 का नाम रखा गया। G1 एम और एस के बीच का गैप है, एस और एम के बीच का गैप G2 है। यस, यहां तक समझ में आ रही है। फास्ट है, क्या फास्ट है बेटा बता। मैंने तुझे बताया व्हाट इज सेल साइकिल, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सेल के अंदर क्या चल रहा है, ग्रो कर रहा है, डीएनए डिवाइड कर रहा है, इसको कह रहे हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल में फेजेस होते हैं। व्हाट इज फेजेस, फेज क्या होता है, फेज, फेज क्या होता है, बदलाव को फेज कहते हैं। ये फेज में बदलाव कहां होते हैं, दो जगह होते हैं सर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में, दो जगह बदलाव होते हैं। इन बदलाव में क्या काम होता है, एम फेज में डीएनए सेल डिवाइड करता है, एस फेज में डीएनए डबल होता है। तो एम और एस के बीच का गैप को G1 बोला, एस और एम के बीच के गैप को G2 बोला। सही है बेटा। G2 क्या है, मेरी बात सुन। जब एस फेज खत्म हो गया, डीएनए डबल होगा, अब उसने जो टाइम लिया ना 2 3 4 5 घंटे का सेल को डिवाइड करने से पहले, उसको हम G2 कह रहे हैं। G1 क्या है, जब सेल डिवाइड कर गया और दोबारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी, उसके बीच के गैप को G1 कहते हैं।
तो टोटल 4 फेज हो गए, M G1S G2। क्या हो गया बेटा, नीट में क्वेश्चन सीक्वेंस पूछ लिया, M G1S और G2, तो M और S के बीच में G1 है। यस, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद दोबारा M आ जाएगा, तो S और M के बीच में G2 है। देख, M और S के बीच में G1 है, यस, और G2 किसके बीच में है? S और M के बीच में, क्योंकि साइकिल में डायरेक्शन है ना, दिशा है, डायरेक्शन है ना, इधर ही चलेगी भाई, इसीलिए लिख रहे हैं। कह रहा है सर सीक्वेंस में पहले M आता है या G1? गधा है ना तू। एक बच्चा कह रहा है कि सर सीक्वेंस में पहले M आता है कि, ये तो तुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे एक चीज बता जरा, एक साइकिल में ये पहला है कि ये पहला? सर किसी को भी लिख ले। मान ले मैं इससे शुरू कर दूं, तो G1S G2M, भाई पहले ग्रोथ होगी, डीएनए डबल होगा, फिर कुछ तैयारी करेगा, सेल डिवाइड करेगा, इसको लास्ट में लिख ले। पर साइकिल है ना, कोई भी पहले आ सकता है, क्या दिक्कत है? मैंने M पहले इसलिए लिखा है कि मैं M और S के बीच में G1 दिखा सकूं, फिर दोबारा M इसलिए लिखा है कि S और M के बीच में G2 दिखा दूं। साइकिल है ना बेटा। हाँ लक्ष्य, पहला जीवन को मान सकते हैं, लेकिन मेरी बात समझ, साइकिल में कोई पहला दूसरा नहीं होता। मैंने M इसलिए लिखा है ताकि जीवन को दिखा सकूं, M और S के बीच का गैप है। मैंने दोबारा M यहां इसलिए लिखा है कि G2 को दिखा सकूं, M S और M का। अगर मुझे सीक्वेंस लिखना है तो मैं जीवन से ही स्टार्ट करूंगा, पर किसी साइकिल में पहला दूसरा नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन में दोनों लिखे हुए, मान लो तुम्हें क्वेश्चन में मिल जाए M G1S G2, ठीक है, दूसरा G1SM G2, उल्टा हो गया ना, G2 और M ऐसा मिल जाए तो ये ज्यादा, अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हो तो ये ज्यादा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये गलत नहीं है, ये गलत इसके सामने है। आप अगर ध्यान से देखो, जीवन में सेल ग्रो किया, डीएनए डबल किया, कुछ तैयारी करी, डिवाइड कर गया, काम खत्म। यहां पर क्या गड़बड़ है कि डीएनए डबल करके बैठा हुआ, अभी डिवाइड नहीं किया। गलत दोनों नहीं है, पर इन दोनों के कंपैरिजन में करोगे तो नीचे वाला ज्यादा ठीक है। यस, यस बेटा, मेरी बात समझ ध्यान से कि हम आपको यही कह रहे हैं कि साइकिल में कुछ भी पहला दूसरा हो सकता है, सीक्वेंस तो G1S G2M ये मोर करेक्ट है, यही तो पढ़ा रहा हूं। नोट करो, जल्दी से आगे चल रहे हैं, फेजेस समझते हैं, जल्दी करो बेटा, जल्दी। सगुफ्ता बेटा, लैग क्यों हो रहा है तेरा? नेटवर्क में इशू होगा। जल्दी लिख लो बेटा। हो गया, जल्दी बताओ। चलें, जल्दी बताओ बेटा। 3-4 दिन के बाद हम बात करेंगे इस पे, डेली टारगेट वाले पे आ जाओ। देखो, अब क्या हुआ है, पढ़ने को लेकर, स्टडी को लेकर, सेल साइकिल को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है। ध्यान से सुनना, हमने 2 बेसिक फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहले ये एम फेज है, दिस वन। एम फेज को हम माइटोसिस बोल सकते हैं,
या इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होती है। क्या होती है, सेल डिवीजन अकर। देखो जब सेल डिवाइड करता है तो उसमें दो चीजें हैं। जब सेल डिवाइड करता है बेटा तो उसमें दो चेंजेस होते हैं। पहला, न्यूक्लियस डिवाइड करना। किसी भी सेल का बेटा, जैसे ये सेल है मेरे पास, इसका अंदर डीएनए ऑलरेडी डबल है, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है ऐसे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या डिवाइड किया है, न्यूक्लियस डिवाइड किया है, उसके बाद क्या डिवाइड किया है, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया है। यहां तक समझ में आ रही है? तो सेल डिवाइड करता है, दो चेंजेस हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना। दूसरा हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है हमारे पास क्या डिवाइड करना, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना। क्या डिवाइड करना, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना। मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझो ध्यान से। एम फेज का मतलब है, एम फेज का मतलब है कि मेरे पास इसमें डिवीजन होगी। एम फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसे कहते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। ये दोनों एम फेज में होते हैं। एम फेज का जो टाइम है ना बेटा, वो 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल हो सकता है। टोटल सेल साइकिल के टाइम का हो सकता है 5%। मैं यहां पर क्वेश्चन देता हूं तो देखें आपको समझ में आएगा। एम फेज स्टार्ट विद ए मुझे बताना क्या सही है। अब बताओ, एम फेज स्टार्ट विद किससे स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस से या स्टार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस से? स्टार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस। मेरी बात सुन, एम फेज को हम कहते हैं माइटोसिस। उसमें दो फेज हैं, एक में न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जब न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा तो हम कहते हैं एम फेज स्टार्ट हो गया। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करना खत्म करेगा तो हम कहेंगे एम फेज खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? यस बेटा, न्यू बॉर्न बेबी के सेल सारे वो तो जो डिवाइड कर रहा होगा उसमें होगा, वो बात करेंगे बाद में, अभी तो नहीं कर रहे उस पे। इंटरफेस क्या होता है बेटा, ये जो है यहां से लेकर, देख मेरी बात सुन, ये एम फेज है, अब सेल डिवाइड कर चुका है, यहां से लेकर यहां तक इंटरफेज है। तो इट इन्वॉल्व क्या है ये बताओ भाई। यहां एम फेज आ गया, दोबारा एम फेज, तो इट इज इन्वॉल्व टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है, एक के बाद एक। टू सक्सेसिव एम फेज मतलब इस एम फेज के बाद दोबारा एम फेज जो आ रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, इंटरफेज बोल दिया। मेरी बात समझ में आई? इट इज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। दो सक्सेसिव एम फेज के बीच के टाइम को हमने क्या बोल दिया। अच्छा, इसकी बेटर डेफिनेशन क्या है, इट इज टाइम बिटवीन एंड ऑफ वन एम फेज, किसी एम फेज के बीच का, एंड का, यहां देख यहां, एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट एम फेज। भाई अगले वाले एम फेज के स्टार्ट से पहले और एंड के बाद के टाइम को, यहां से लेकर यहां तक को
हमने क्या बोल दिया है? इंटरफेस बोल दिया है। क्या बोल दिया है? इंटरफेस बोल दिया है। कोई डाउट है? जल्दी बताओ, कोई डाउट? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इंटरफेज में G1 प्लस S प्लस G2 होता है, जो टोटल का 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल होता है। एनसीईआरटी अगर ध्यान से पढ़ोगे, मोर देन 95 बोल रहा है, मतलब 95 से भी ज्यादा हो सकता है। मोर देन 95% टाइम। कितना? 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के टोटल टाइम का मैक्सिमम टाइम G1S G2 में जाता है। इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग। मैं आपको जरा ध्यान से बताऊंगा, मेरे एग्जाम्पल को सुनना और बताना है कि इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं। आपको समझ आया है कि नहीं? देख बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले तू बहुत देर तक तेरे को सजा मिल जाए, तू खड़ा है, तो जब तू चेयर पे बैठेगा तो खड़े रहने के रिस्पेक्ट में चेयर पर बैठना रेस्टिंग है। अगर तू चेयर पर बहुत देर से बैठा है और बगल में बेड लगा हुआ है, तो सोने के कंपैरिजन में बैठे, मतलब सोना ज्यादा रेस्टिंग है बैठे रहने के कंपैरिजन में। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको रेस्टिंग बोल रहे हैं, इसमें कोई बड़ा चेंज नहीं होता। वो चेंज होते हैं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि सेल डिवाइड नहीं करता, इसलिए रेस्टिंग है। इसमें डीएनए डबल होता है, इसमें सेल तैयारी करता है डिवीजन की, पर एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं होता, इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। इट इज नोन एज रेस्टिंग फेज। क्यों? इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? एम फेज। नो सेल डिवीजन अकर, कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन और ग्रोथ होती है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ अकर। आपने वर्ड सुना है इंटर, इंटर का मतलब होता है किसी के बीच में। तो ये एम फेज खत्म हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, उसे इंटरफेज कह रहे हैं। इसमें मेरे पास G1S G2 आते हैं, जो मोर देन 95% टाइम ले लेता है। इसको हम रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन नहीं हो रही, पर क्या कुछ काम नहीं हो रहा? हो रहा है, काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है इसमें बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन और ग्रोथ होती है, पर किसके कंपैरिजन में रेस्टिंग है? एम फेज के कंपैरिजन में। मेरी बात समझ में आ रही है? सेल तैयारी कर रहा है, सेल क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। यहां रेस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि सो गया है, हम एम फेज के कंपेयर में कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि दो इंपॉर्टेंट फेज हैं, एक एम और एक इंटरफेज। दो बेसिक फेज है, एम और इंटरफेज। ठीक है, वैसे चार हैं, इंटरफेज को भी डिवाइड करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं? बेसिकली दो मानते हैं कि एक में सेल डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? किस हिसाब पे? यहां पर सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और यहां पर सेल क्या कर रहा है? सेल नॉट डिवाइड। ऐसे हमने डिवाइड किया इसको दो फेज में। तो डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। तो हम ये देखेंगे इंटरफेज में क्या हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन अलग पढ़ेंगे। यस, यस, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो बेटा। हो गया?
जल्दी करो बेटा। आज का सारा समझ में आया, आगे करेंगे बेटा, ध्यान से सुने। 13 दिन बाद टेस्ट होगा तो सेल साइकिल पूरा दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, यस। हो गया, चलिए आइए। अब हमें क्या पढ़ना है फिजिक्स में, लिख लो बेटा, एक बार लिखा नहीं है किसने, लिख लो जल्दी से, नोट करो। हाँ पूरा करेंगे सेल। और ये अविनाश, मेरी क्लास में नींद इसलिए आता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ पूरा पढ़ाने की, है ना। तो मेरी क्लास में मजा नहीं आएगा तुझे, है ना, पर तेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो वो तो अच्छी बात है। और मजा तुझे इसलिए नहीं आता क्योंकि तू खुद इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने के लिए। हम्म, ठीक है, आगे चल। ये देख, ये टॉपिक पढ़ने हमने, टाइम ऑफ फेजेस, चेंजेस अगर इन फेजेस, अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब हमारे पास ये फेजेस हैं, किस फेज में कितना टाइम लगेगा ये पढ़ना है। हमें फॉर इंटरफेज ये टॉपिक स्टडी करने हैं, ये टॉपिक की स्टडी करनी है, किस फेज में कितना टाइम लगेगा। इंटरफेज लिख लो या फॉर सेल साइकिल लिख लो, ये टॉपिक स्टडी करने हैं कि टाइम कितना लगता है फेजेस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, चेंजेस कितने होते हैं, अमाउंट और प्लॉइडी ऑफ डीएनए, मतलब अमाउंट मतलब जैसे 2C और C पर कैसे होता है, प्लॉइडी मतलब N और 2N की बात करेंगे यहां पे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग डाल लो जल्दी, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये नोट कर लो, जिसने नहीं लिखा लिख लो, मैं 1 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी बेटा। ये कह रहा है सर आप भूखे, हम भूखे बैठे बैठा रहे, मैं क्या करूं, कुछ चने भी नहीं खा सकता मैं। हम्म, बेटा बैच के टेस्ट एनवाईटीएस के साथ है, तो आप उस दिन क्या कर सकते हो, बैच का टेस्ट आगे पीछे दे सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये भी आए थे कि सिंक नहीं है, कुछ एक चैप्टर तक सिंक नहीं है, उसके बाद सिंक हो जाएगा। एनवाईटीएस देने का फायदा ये है कि आप सिलेबस टाइम पे मतलब खींच के कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं फैब और मार्च में जाके करते हैं, फिर वो क्या करते हैं बेटा, कई साल ड्रॉप करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपके मार्क्स 400 300 400 450 है, टाइम पे सिलेबस खत्म करो इस साल, ये बहुत जरूरी है। एनवाईटीएस क्या है बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, है ना। जैसे हम ही ने ये एनबीटीएस लास्ट ईयर बनाई थी, उसके वीडियो सोल्यूशन नहीं दे पाए थे, इस बार देंगे। सर क्यों नहीं दिया था बेटा, जिन कंपनी के साथ थे उन्होंने देने नहीं दिया, कुछ ऐसी मजबूरियां करा दी, चलो कोई नहीं। हम्म, हाँ बेटे, वो तो आपको नहीं अभी समझ आएगा सारी चीजें, और हम बताते भी नहीं है बेटा चीजें बहुत सारी आपको कि हमारे पर क्या चल रहा है, ठीक है कोई नहीं। चलो आ जाओ। आप कभी देखेंगे हम क्या कोई कंटेंट कम पढ़ाते हैं, कहीं पर मक्कारी करते नहीं, अगर वो होता तो बेटा ये भी कर रहे होते ना। तो ये आपको समझना चाहिए कि कोई पर्सन ऐसा नहीं है खराब है तो एक जगह ठीक होगा पूरा पूरा, फिर दूसरी जगह पूरा ही, ऐसा नहीं होता, बाय नेचर ही ऐसा होता है। आ जाओ, टाइम फॉर डिफरेंट फेजेस, ये हमने सेल साइकिल बना दी, ये हमने फेजेस बना दिए, ये हमारे पास M1 M है, G1 है, S और G2 फेज है, ठीक है। मैं टाइम लिख रहा हूं अलग अलग फेज का, ध्यान से सुने बेटा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल नहीं होती, मैं बार बार इस बात को लिख रहा हूं ताकि आपको फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब मैं बात करूंगा कुछ यूकैरियोटिक सेल की।
सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ यूकैरियोटिक सेल की, कितने टाइम में कौन डिवाइड करेगा। कुछ यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। सबसे पहला यूकैरियोटिक सेल है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल डिवाइड करता है 90 मिनट में। किसमें डिवाइड करता है बेटा? डिवाइड इन 90 मिनट। 90 मिनट में वो डिवाइड करता है। तो उसका सेल साइकिल का टाइम क्या हो गया? ये सेल साइकिल का टाइम है 90 मिनट का। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं एक और सेल की यूकैरियोट में। उसमें हमारे पास एक ह्यूमन सेल दे रखा है। अब ये जो ह्यूमन सेल दे रखा है ना, इसका जो टाइम दे रखा है ऑफ सेल साइकिल, वो 24 आवर का दे रखा है। अब इस 24 घंटे में से जरा देखते हैं किसमें कितना कितना टाइम लगेगा। एम फेज लगभग 1 घंटे का है। एम फेज क्या है? 1 घंटे का। फिर आते हैं G1, S और G2। G1 फेज सबसे बड़ा होता है, 8 से 12 घंटे का होता है। S फेज है मेरे पास 6 से 8 घंटे का होता है। G2 फेज 3 से 4 घंटे का होता है। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये होगी कि सर ये टाइम्स आपके लिए सेम है। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन सेल की, अब क्या ये सारा ह्यूमन सेल है? नहीं, ये ह्यूमन सेल है किसमें? कल्चर में। किस कल्चर क्या होता है बेटा? मीडियम में। अगर मैं किसी मीडियम में देखूं या मैं कल्चर में देखूं, कल्चर मतलब आर्टिफिशियल मीडियम में, तो मैंने ये देखा है कि ह्यूमन सेल अपनी सेल साइकिल 24 घंटे में पूरी करता है। तो अगर मैं ह्यूमन सेल के लिए कह रहा हूं कि ये 24 घंटे में कर रहा है, तो उसमें एम फेज इतना है और ये इंटरफेज है। इंटरफेज में टाइम जो है बेटा लगभग 23 घंटे या उससे ज्यादा है। तो मेरा पॉइंट आपको यह समझाने का है कि अगर ह्यूमन सेल में 8 से 12 घंटे का टाइम आ रहा है, तो क्या किसी और में 8 से 12 घंटे आएगा? नहीं, कम ज्यादा आएगा, क्योंकि अलग अलग सेल अलग। जैसे मान लो ईस्ट है, ईस्ट तो पूरा सेल साइकिल 1.5 घंटे का है, तो इसमें कहां से आ जाएगा 8 से 12 घंटे का जीवन फेज? इसका मतलब यह है बेटा कि सेल साइकिल का समय अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, और सेम ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सेल में भी अलग अलग टाइम हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे सेल ऐसे होंगे जो तेज डिवाइड करेंगे, ब्लड सेल्स। बहुत सारे सेल होंगे डिवाइड ही नहीं करेंगे, कार्डियक सेल या न्यूरॉन्स। या बहुत सारे सेल स्लो डिवाइड करेंगे। तो जो सेल साइकिल का टाइम होता है वो वेरी करता है, बदलता है। किसके हिसाब से बदलता है? स्पीशीज के हिसाब से। ईस्ट में अलग है, ह्यूमन में अलग है। एक ही स्पीशीज के अलग अलग जगह के सेल्स का टाइम भी अलग अलग होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एनवाईटीएस बेटा ऐप पर मिलेगा, जाकर देखो आप, है ना। आप में से जो 25 टेस्ट देंगे और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो दिक्कत है बेटा, है ना। सुरभि ने दिया था ये तो हमें पता है, उसने खुद बोला इंटरव्यू में। अब दिक्कत क्या है कि एनबीटीएस लास्ट ईयर आप में से बहुत लोगों ने परचेज किया पर घर पे रखा और गलतियां निकालते रहे। टेस्ट बनाना भाई, 5-7 गलती मान ले है भी तो भी टेस्ट बनाएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। यस, बहुत सारे बच्चों ने बनाया ही नहीं टेस्ट। हाँ, मेरे को पता ये बात। तो एनवाईटीएस है, एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। यस, आओ इधर आओ, इधर आओ। नोट में लिखेंगे, नोट कि सेल साइकिल का जो टाइम है ना इज वेरिएबल फॉर टू, किसके लिए? टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो अलग अलग टाइप के सेल के लिए सेल साइकिल का टाइम क्या होता है? वेरिएबल होता है। दूसरी बात, अगर मैं अकॉर्डिंग टू टाइम देखूं, सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा है? G1 में। फिर किस में लगा? S में। फिर किस में लगा? G2 में। फिर किस में लगा? M फेज। M फेज सबसे छोटा होता है। G1 फेज में सबसे ज्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन का क्या मतलब है? वेरिएशन का क्या मतलब? इधर देख बेटा, मान ले मैं कहता हूं G1 फेज 6 से 8 घंटे का है। अगर सेल साइकिल 24 घंटे की है, मान लेते हैं 24 घंटे की है, तो उसमें से G1 फेज 6 से 8 घंटे का है। S फेज कितना है बेटा? 6 से 8 है, 8 से 12 लिखा है ना। 8 से 12 देख बेटा, ये 8 से 12 है, ये 6 से 8 है, ये 3 से 4 है। सबसे ज्यादा गैप किसमें? इसमें। सबसे कम गैप किसमें? इसमें 1 घंटे का गैप है, इसमें 2 घंटे का, इसमें सबसे ज्यादा गैप है, ये तो 1 घंटे का है। मेरा कहने का मतलब यह है कि G1 फेज में
सबसे ज्यादा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक बात करता हूं, मेरी बात सुनना। आपके पास 4 रोड हैं अलग अलग। एक रोड है जो बिल्कुल बढ़िया बना हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जब भी उस पर गाड़ी चलती है लगभग एक जैसी स्पीड में चलती है, तो वेरिएशन नहीं आएगी। लेकिन एक ऐसी रोड है जिसमें बड़ा उबड़ा खबड़ा है, तो उसमें क्या होगा सर, वेरिएशन आ सकती है, डिपेंडिंग की कार कौन सी है, और भी हो सकता है इधर उधर गड्ढे हों। तो मेरा आपको यह समझाने का मतलब है कि जो जीवन फेज होता है ना, उसमें वेरिएशन क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशन पर। डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स, डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स। यस और नो, मेरी बात सुने ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास ये एक सेल है, मेरी तरफ देख। मान लो मेरे पास ये एक सेल है, ये अभी जीवन फेज में है, तो ये बाहर से खाना खाता है और अंदर इसकी जीन्स भी हैं जो कुछ प्रोटीन बनाती हैं। लेकिन अगर ये एस फेज में है, G2 फेज में, इसको बाहर से कुछ जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जीवन फेज जो है वो अकेला ऐसा फेज है जो किस पर निर्भर है, बाहर के खाने पर निर्भर है, तो इसका मतलब उसके टाइम वेरी करेगा, डिपेंड ऑन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड। ये आउटसाइड से क्या है बेटा, इसको खाना चाहिए, सो इसका मैक्सिमम वेरिएशन शो करेगा, मैक्सिमम वेरिएशन शो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? यस। तो एकदम क्लियर रखना आपको अपने दिमाग में कि जो जीवन फेज है ना, उसका टाइम बहुत वेरी करता है, क्योंकि वो बाहर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आप टाइम के हिसाब से याद करेंगे, ईस्ट में कितना लगेगा सर, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा। ह्यूमन सेल में कितना लग रहा है, 24 घंटा। पर वो सेल क्या तुम्हारे स्किन का सेल है? नहीं, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो किया, कल्चर का सेल है। यस। अच्छा, एक एनसीईआरटी एक बच्चा पूछ रहा है सर, स्किन सेल का 2 स्किन सेल का अलग होगा? बेटा डिपेंड करता है ये स्किन सेल डिवाइड करना है कि नहीं, हो भी सकता है, पर नॉर्मली स्किन सेल का आपस में नहीं अलग है। स्किन सेल और मसल सेल का अलग होगा। तेरी बॉडी में WBC और स्किन सेल का टाइम अलग अलग होगा। तो एक ही ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है ना कहां पे कौन सा सेल है। दूसरा क्या है कि तेरा और बाहर जो प्लांट है, मान ले कोई कोई पौधा है, नीम का पेड़ है, उसके सेल का टाइम सेम होगा डिवाइड करने का? कैसे हो सकता है? क्लियर है? पर परसेंटेज वाइज सेम होगा। मान ले उसका सेल कितने भी टाइम में डिवाइड करे, तेरा सेल कितने भी टाइम में डिवाइड करे, पर 95% टाइम तेरे सेल में भी इंटरफेज में जाएगा, उसके में भी इंटरफेज में जाएगा। ये हो सकता है। डन है? नोट करो जल्दी से, एक बार चेंजेस इन फेजेस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चेंजेस कल से पढ़ते हैं, यहां तक रोकते हैं इसको। कल से हम लोग चेंजेस पढ़ेंगे, चेंजेस का टॉपिक है, उसके बाद प्लॉइडी वगैरह पढ़ेंगे। तो एक क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल वाली में प्लॉइडी, चेंजेस और ये सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। और परसों माइटोसिस, फिर मियोसिस। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। यस, इस वीक में हो जाएगा 100%। चलिए एंड करते हैं बेटा सेशन को, बाय।